नमस्ते सभी को। वेलकम टू द शेयरिंग स्टोरीज पॉडकास्ट। इस चैनल में हम किताबों पर चर्चा करते हैं। दिस कंटेंट इज सपोर्टेड बाय plotsformovies.com, एक AI enabled बुक ट्रेलर प्लेटफॉर्म जहां आप किताब खरीदने से पहले उसे बेहतर ढंग से समझने के लिए उसका 1 मिनट का ट्रेलर देख सकते हैं। We at sharingstories.in #pushing Indian authors कैंपेन के जरिए भारतीय लेखकों की किताबों को सामने ला रहे हैं और आज हमारे पास है भगवती चरण वर्मा की चित्रलेखा। ये हिंदी साहित्य का एक क्लासिक उपन्यास है जो कुछ बहुत गहरे सवाल उठाता है। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी विस्तार से बात करते हैं। तो चित्रलेखा, कहानी क्या है इसकी? ये एक नर्तकी चित्रलेखा के इर्द गिर्द घूमती है जो बहुत सुंदर है और काफी बुद्धिमान भी। हाँ, और उसके जीवन में 2 बहुत महत्वपूर्ण पुरुष आते हैं। एक है बीजगुप्त, जो कह सकते हैं एक योद्धा या सामंत जैसा है, और दूसरा है कुमारगिरी। वो एक संत है ना? तपस्वी टाइप। बिल्कुल, कुमारगिरी एक तपस्वी। और कहानी का जो सेटअप है वो प्राचीन भारत का है। पर चित्रलेखा सिर्फ एक पात्र नहीं है इसमें। हाँ, सही कहा। वो जैसे नैतिक और अस्तित्व से जुड़े सवालों का एक केंद्र बन जाती है ना? एग्जैक्टली। उसकी सुंदरता, उसकी बुद्धि दोनों पुरुषों को खींचती है, पर अलग-अलग वजहों से। और यहीं से मुझे लगता है उपन्यास का जो मूल सवाल है वो उठता है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। क्या ये चीजें मतलब एकदम फिक्स्ड है या हमारे इरादे और हालात पर निर्भर करती हैं? ठीक है, चलिए इसी को थोड़ा और खोलते हैं। हाँ। Bring your book to life with AI. plotsformovies.com helps you create movie-like trailers for your book, allowing filmmakers to visualize your story just the way you imagined it while writing. Enhance the storytelling experience to a whole new level with realistic characters, immersive voiceovers, and cinematic sound effects. No more boring stock images or generic clips. Captivate your audience, spark curiosity, make readers and filmmakers eager to explore more. plotsformovies.com, where your story becomes cinema. ये पात्र बीजगुप्त और कुमारगिरी इसी द्वंद्व को दिखाते हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि बीजगुप्त शायद सांसारिक इच्छाओं, भोगविलास का प्रतीक है, दुनियावी चीजों का। जबकि कुमारगिरी आध्यात्मिकता, त्याग, आत्मसंयम, इन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। और चित्रलेखा इन दोनों के बीच है, एक बहुत ही जटिल स्थिति में, जो शायद मानवीय स्वभाव की जटिलताओं को ही उजागर करती है। बिल्कुल सही। बीजगुप्त जो जीवन के सुख भोगता है, प्रेम करता है, हो सकता है समाज उसे पापी कहे, पर उसके कामों में एक तरह की क्या कहते हैं ईमानदारी से दिखती है। हाँ, एक खुलापन है। हाँ, दूसरी तरफ कुमारगिरी है तपस्वी, योगी, समाज उन्हें पुण्यवान मानता है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है उनकी परतें खुलती हैं। हाँ, उनकी जटिलताएं सामने आती हैं। क्या उनका त्याग सचमुच का है या उसमें कहीं ना कहीं अहंकार है, एक श्रेष्ठता का भाव? ये एक बड़ा सवाल है और चित्रलेखा का उनके जीवन में आना शायद उनके इसी कथित पुण्य की एक परीक्षा बन जाता है। मतलब जिसे समाज पुण्य समझता है, क्या वो वाकई मानवीय भावनाओं से, कमजोरियों से बिल्कुल परे है? और यहीं चित्रलेखा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वो इन दोनों के बीच एक पुल जैसी तो है ही, पर वो एक कैटलिस्ट भी है। वो उनके असली रूप को बाहर लाती है। एक सवाल ये भी उठता है, क्या चित्रलेखा सिर्फ हालात का शिकार है या वो अपने फैसले खुद लेती है और उनके नतीजे भी भुगतती है? ये चीज इसे सिर्फ एक फिलोसॉफिकल डिबेट से आगे ले जाती है। ये मानवीय भावनाओं और चॉइसेस की कहानी बन जाती है। बिल्कुल। और ये बात मुझे अगले पॉइंट पर लाती है, नैतिकता की सापेक्षता, मतलब रिलेटिविटी। किताब को एक दार्शनिक उपन्यास कहा गया है। हाँ, कहा गया है। और ये पाठक को सीधे जवाब नहीं देती, बल्कि सोचने पर मजबूर करती है। सही और गलत का फैसला आखिर कौन करता है, समाज, धर्म या व्यक्ति खुद? यहाँ बात सचमुच दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। और ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है, शायद पहले से भी ज्यादा। हाँ, और देखिए किताब किसी एक का पक्ष नहीं लेती। ये नहीं कहती कि बीजगुप्त बुरा है और कुमारगिरी अच्छा, या उल्टा। वो दिखाती है कि बीजगुप्त जो भोग में लिप्त है उसमें भी अच्छाई है, उदारता है। और कुमारगिरी जो तपस्वी है, उनमें भी मानवीय कमजोरियां हैं, अहंकार हो सकता है। वर्मा जी पाप और पुण्य को ना ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखते, वो जीवन के जो ग्रे शेड्स हैं उनको दिखाते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये उपन्यास हमें किसी को भी तुरंत जज करने से रोकता है। सही कहा। ये हमें हालात, इरादे
और इंसान के स्वभाव की जो उलझनें हैं उन पर सोचने को कहता है। एक विचार ये भी है कि इंसान शायद परिस्थितियों का दास है, उसके काम काफी हद तक इनसे ही तय होते हैं। हाँ, ये परिस्थितियों का दास वाला विचार बहुत सेंट्रल है। उपन्यास में एक मशहूर लाइन भी है, शायद आपने सुनी हो, संसार में पाप कुछ भी नहीं है, वो केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। बहुत गहरी बात है। ये दिखाता है कि वर्मा जी नैतिकता को कोई स्थिर या यूनिवर्सल चीज नहीं मानते थे। वो इसे व्यक्तिगत अनुभव और सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हुआ मानते थे, और अपने समय के हिसाब से ये काफी क्रांतिकारी विचार था। और जिस तरह उन्होंने इसे कहानी में पिरोया है, एग्जैक्टली। कहानी कहने का तरीका भी बहुत महत्वपूर्ण है। उपन्यास की जो भावनात्मक गहराई है, उसकी भाषा, इसकी बहुत तारीफ की गई है। पात्रों की भावनाएं जैसे प्रेम, ईर्ष्या, पछतावा, कन्फ्यूजन इतनी जिंदा दिली से दिखाई गई हैं कि पाठक उनसे जुड़ जाता है। हाँ, जुड़ जाता है। भाषा सरल है पर असरदार है, काव्यात्मक है। पाठक कहानी में एकदम डूब जाता है। और ये भगवती चरण वर्मा की खूबी थी। वो मुश्किल दार्शनिक विचारों को भी एक बहुत ही पढ़ने लायक फ्लो वाली कहानी में बुन देते थे। उनका मकसद सिर्फ मनोरंजन नहीं था, वो चाहते थे कि पाठक सोचे, आत्ममंथन करे। इसीलिए चित्रलेखा सिर्फ एक किताब नहीं, एक एक्सपीरियंस बन जाती है। अच्छा, तो ये तो हुई किताब की बात। अब जरा लेखक भगवती चरण वर्मा के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। उनका जन्म 30 अगस्त 1903 को हुआ था, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में, और पढ़ाई इलाहाबाद से BA LLB। हाँ, और उनका करियर देखिए कितना विविध रहा है। शुरुआत की कविताओं से, लेकिन मशहूर हुए उपन्यासकार के तौर पर। वो प्रतापगढ़ के राजा साहब भदरी के साथ भी रहे, कलकत्ता में फिल्म कॉरपोरेशन में काम किया, विचार नाम की साप्ताहिक पत्रिका निकाली और एडिट की। अरे वाह! फिर बंबई में फिल्मों के लिए लिखा, दैनिक नवजीवन का संपादन किया, आकाशवाणी में भी काम किया, और फिर आखिर में स्वतंत्र लेखन। इतने सारे अनुभव, और चित्रलेखा पर 2 बार फिल्में बनी, ये तो मुझे पता था, 1941 और 1964 में। ये दिखाता है कि किताब कितनी पॉपुलर रही होगी। बिल्कुल। और उनका एक और उपन्यास है भूले बिसरे चित्र। उसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, पद्म भूषण भी मिला, और राज्यसभा के सदस्य भी रहे। तो साहित्य जगत में उनका कद बहुत ऊंचा था। क्या लगता है, उनके इतने विविध अनुभव जैसे फिल्म, पत्रकारिता, रेडियो, क्या इनका असर उनके लेखन पर पड़ा होगा, खासकर चित्रलेखा जैसी किताब पर? हाँ, मुझे तो लगता है बिल्कुल पड़ा होगा। ये सारे अनुभव उन्हें समाज को, इंसानी स्वभाव को कई अलग अलग एंगल से देखने का मौका देते हैं। शायद इसीलिए उनके पात्र इतने रियल लगते हैं, इतने मल्टी डायमेंशनल होते हैं। और वो नैतिकता जैसे जटिल विषय को इतने बारीकी से पकड़ पाते हैं। चित्रलेखा में जो एक समझ दिखती है ना, जीवन की, दर्शन की, वो शायद उनके इन्हीं अनुभवों का निचोड़ है। तो इस सब का क्या मतलब है? मतलब अगर हम सब कुछ समेटें, तो चित्रलेखा सिर्फ एक प्रेम कहानी या एक नर्तकी की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये पाप और पुण्य, प्रेम और वासना, नैतिकता और इंसान की किस्मत, इन सब पर एक बहुत गहरा दार्शनिक चिंतन है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम दुनिया को और खुद को कैसे जज करते हैं। सही कहा। ये हमें हमारी बनी बनाई धारणाओं को चैलेंज करने के लिए उकसाती है। क्या हम वाकई किसी को पापी या पुण्यवान कहने का हक रखते हैं? क्या हमारे जो नैतिक फैसले होते हैं वो हमेशा निष्पक्ष होते हैं, या वो भी हमारे अपने हालात, विश्वास, यहाँ तक कि हमारे स्वार्थ से प्रभावित होते हैं? ये किताब इसीलिए आज भी रेलेवेंट है। ये इंसान के स्वभाव के उन बुनियादी सवालों से डील करती है जो कभी पुराने नहीं होते। और जैसा पहले भी कहा, ये कोई आसान जवाब नहीं देती, पाठक को खुद सोचने के लिए छोड़ देती है। ये इसकी एक बड़ी ताकत है। हाँ, बिल्कुल। और अंत में ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाती है। क्या नैतिकता वाकई इतनी लचीली है कि वो परिस्थितियों और देखने वाले के नजरिए के साथ बदल जाती है? और अगर ऐसा है तो हमारी अपनी जिंदगी में इसके क्या मायने हैं? हम रोजमर्रा की जिंदगी में सही और गलत के बीच की जो बारीक लकीर है, उसे कैसे नेविगेट करते हैं? क्या हमारे नैतिक पैमाने फिक्स्ड हैं, या वो भी हालात के साथ बदलते रहते हैं? बहुत गहरे सवाल हैं ये। हाँ, ये ऐसे सवाल हैं जिन पर चित्रलेखा पढ़ने के बाद भी काफी देर तक सोचा जा सकता है। आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और हमें सपोर्ट करने के बारे में जरूर सोचें। और हम तो यही कहेंगे कि भगवती चरण वर्मा की चित्रलेखा जरूर पढ़ें अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है।
इसे खरीदने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि भारतीय लेखकों की लिखी आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है। हमें आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और किताब के साथ। नमस्ते।